Okay, we were studying about इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मतलब बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से कैसे मौत की बॉडी में चेंजेस आया, कैसे वो अडेप्ट कर गया एंड बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन by Darwin, right? We understood that. Now we are going to understand how to isolate. Isolation का मतलब in a general English word also, what is an isolation कि हम अगर किसी particular species को अलग करके रखेंगे, but यहाँ पे किसी ने जानबूझ के अलग नहीं किया. It's not done intentionally. How is it done? It is either some or the other geographical condition has led to the isolation. So आइसोलेशन के भी अलग अलग टाइप है. जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से जब आइसोलेशन होता है, जैसे कि मे बी बिकॉज ऑफ सम रिवर, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैज़ बीन सेपरेटेड बिकॉज ऑफ mountain, glacier, or any kind of changes that has happened. So these barrier, which is because of geographical situation, has isolated, कुछ ग्रुप को अलग कर दिया एक मेन पॉपुलेशन में से. Okay, bada population, let's say this is a population, okay, where around 100 birds are staying, but due to some or the other reason there was some landslide, तो ये area यहाँ से shift हो गया, it came over here, down here, and here maybe some river or maybe some kind of changes has happened जहाँ survival मुश्किल था, तो इसके अंदर से कुछ birds यहाँ पे रह गए, right? So अब यहाँ का खाना, यहाँ का क्लाइमेट, वो सारी चेंजेस उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट करने जब लगते हैं, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन. इन जनरल आई एम गोइंग टू पुट फॉर यू पीपल वन वीडियो, डार्विन्स फिंच करके. इट्स लाइक अ बर्ड जो दूर दूर गए तो सबकी थे, तो उनकी लाइक वन एंसेस्टर वॉज देयर, बट वंस दे वेर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड, ऑटोमेटिकली उनके हाथ पैरों के नेल्स में चेंजेस आए, उनके बीक्स में चेंजेस आए, उनका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑल्सो चेंज ड्यू टू द फूड दे वर गेटिंग एंड ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. सो कुछ चेंजेस आए. सो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन. Next, geographical isolation, right? So next type of isolation which we are going to understand is reproductive isolation. Means कुछ ना कुछ reproductive mechanism के अंदर कुछ चेंजेस होता है जिसके वजह से वो आइसोलेट हो जाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अलग अलग टाइप कौन सा है. सबसे पहले प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. दैट मीन्स जो ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है. ओके, कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है. सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? या तो हैबिटेट चेंज हो जाता है, हैबिटेट आइसोलेशन, जगह बदल जाती है, राइट? सो द पोटेंशियल मेट्स डोंट मीट ओनली. Then seasonal isolation, because of different time for maturity of a sexual organ. Some organism they mature at different time, and some organs, so that is a seasonal isolation. Then ethological isolation means they have a specific behavior, they don't mate with a particular member, they have a specificity. So ethics आ जाता है यहाँ पे, right? So they don't mate with this particular characteristics, or they don't mate with this particular organism because of some ethics reason. Okay, then mechanical isolation is when member of two different population with different structural reproductive organ, they don't mate. Then post mating, after mating what all things can happen? One is gamete mortality, means या तो gamete they don't survive, their lifespan is very small, so they don't survive only, so that becomes gamete mortality. Zygote जब जल्दी die off कर जाता है तो it's called zygote mortality. Then hybrid sterility, when hybrid gets hybrid means new formation. hybrid का मतलब होता है कुछ नई variety जब बनता है, जैसे कि horse और donkey को combine करके हमने we have this hybrid called mule, right? So दे आर हाइब्रिड स्टेरिलिटीज एग्जाम्पल. हाइब्रिड स्टेरिलिटी जो है वो हाइब्रिड, लेकिन उनकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस होते नहीं हैं, तो इसीलिए म्यूल्स क्या हो गए? हाइब्रिड स्टेराइल हो गए, राइट? दे आर हाइब्रिड बट दे आर स्टेराइल, दे डोंट रिप्रोड्यूस. 11th में हम लोगों ने पहले चैप्टर का पहला पेज किया था, इफ़ यू रिमेंबर, प्रॉपर्टीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में, उसमें एग्जाम्पल था
वर्कर भी दे वर नॉन रिप्रोडक्टिव, म्यूल दे वर नॉन रिप्रोडक्टिव, लेकिन तो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं. सो दीज आर एन एग्जाम्पल, ओके, विच यू शुड बी नोइंग. सो हमने समझा आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, देन वी अंडरस्टूड बेसिकली वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. मूवमेंट इवॉल्व कैसे होता है जीन के अंदर चेंजेस की वजह से, राइट. सो दिस इज ऑल गोइंग टू कम, दैट्स इट. नाउ द रिमेनिंग पेजेस आर नॉट देयर. That means 5.7 mechanism of organic evolution is not there for this year. And we go directly all reducted evidence of organic evolution not in your syllabus for this year. We'll directly go to page number 113. Okay, अब पेज नंबर 113 में हम जाएंगे. Human evolution. Now we are going to understand what is the reason behind human evolution, how we have understood evolution हुआ है कि नहीं हुआ, right. So शुरुआत बोलते हैं कि हम लोगों का जो ancestor था वो एक चूहे जैसा था, बोल सकते हैं. shrew is the word they have used, okay. shrew. और ये शुरुआत इनसे हुआ, मतलब ये इंसेक्ट को खाते थे. दिखने में कैसे, माउस जैसे. हाँ, उनका स्नाउट बहुत लंबा था, छोटे छोटे आँखें. तो ये हुआ प्रोसेस का पैलेंसीन इपॉक में, ओके. नाउ दिस ऑर्गेनिज्म दे स्टार्टेड लिविंग ऑन forest, or we can say the growing forest, or in general you will use the word arboreal mammals, okay. पेड़ पे रहने लगे, धीरे धीरे पेड़ ख़त्म हो रहा था. That's why they have used the word dwindling forest, forced arboreal mammal. Let's read this. Dwindling forest. Dwindling का मतलब decreasing forest. ने arboreal mammal, जो पेड़ पे रहने वाली प्रजाति थी, जो पेड़ पे रहने वाले organisms थे, उनको automatically पेड़ से ज़मीन में आने को force किया, क्योंकि पेड़ कम हो रहे थे उस particular area में, right? So they started living on land. Then slowly they started evolving. Different changes took place. तो evolving में क्या क्या changes हुआ, what are the changes that has been observed, what made the evolution more significant, ऐसे question आ सकता है. And then okay, one more thing before we discuss this part here, one thing I just missed out with you. So they were shrew like animal were the evolution reason. शुरुआत shrew से हुई, फिर वो गिबॉन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला के फॉर्म में पाए गए, फिर उसके बाद as humans. Now this growth was because of some specific reason. कुछ specific कारण थे जिसके वजह से humans were considered as the most evolved species. Let's see what were the conditions. सबसे पहले increase in the size and complexity of the brain. मतलब brain के अंदर की जो complexion means और severe curves and curvature आए brain के अंदर as the organism started developing. They started thinking more. They started using things. मतलब they have developed agriculture also. बहुत कुछ उनके दिमाग में आने लगा, मतलब उनका दिमाग और बेहतर काम करने लगा क्योंकि brain की capacity बढ़िया हो गई. So enhanced intelligence, okay. So there was increase in cranial capacity. There is always a cranial capacity जिसको हम measure कर सकते हैं. शुरुआत जो था 450 cc था, फिर बाद में as a normal human being it came out to 1450 cc. Now another important thing is bipedal locomotion. पहले वो 4 पैरों में चलते थे, right? If I am going to show you this diagram, see, they used to walk on 4, okay? आगे के 2 हाथ और 2 पैर. So slowly they become bipedal, मतलब 2 पैरों में चलने लगा. So that's called as bipedal locomotion. They have evolved out of
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन ओपोजिबल थम, मतलब उनका जो थम था वो ओपोजिंग मूवमेंट नहीं कर पाता था. पहले कैसे करता था वो मूवमेंट, जस्ट चारों उंगलियों से पकड़ लेता था और थम का मूवमेंट ही उन्हें नहीं समझ में आता था. हम लोग कैसे थम और इंडेक्स फिंगर को जॉइन करके पेन पकड़ सकते हैं, हम लोग नीडल पकड़ सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ अपोजिंग नेचर ऑफ द थम. आगे की 4 उंगलियों के साथ थम जुड़ सकता है, राइट. हम लोग मुद्राएं कर सकते हैं. व्हेन वी आर डूइंग डांसिंग एंड ऑल, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मुद्रा, राइट. जॉइनिंग ऑफ थम टू द अदर फिंगर्स इज कॉल्ड ओपोजिबल मूवमेंट. थम आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग फाइन वर्क के लिए अगर आपको ब्रश पकड़ना है, सो यू नीड टू हैव योर थम कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर 4 फिंगर्स. देन पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर है. हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो झुक के रहते थे, राइट. शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्ब, जो फोर लिम्ब है वो छोटा हो गया और हाइंड लिम्ब लंबा हो गया, राइट. पैर लंबे हो गए कंपेयर टू हाथ. पहले कैसे था, हाथ लंबे थे क्योंकि उनका मूवमेंट, यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, राइट. देन डेवलपमेंट ऑफ चिन, चिन था नहीं, जो हमारे एंसेस्टर्स के चिन ही नहीं थे. फिर बाद में पेल्विक गर्डल ब्रॉडन हुआ. देयर इज नो पेल्विक गर्डल ओनली, सो दे इट वॉज वेरी स्मॉल. एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो पेल्विक गर्डल जरूरी है ना. पेल्विक गर्डल इज समथिंग दैट जॉइन्स योर लेग्स to your vertebral column. Remember that. If you remember 11th में we have already done skeleton where I showed you pelvic girdle also and pectoral girdle also. Pectoral is joining your hands to your vertebral column, right. Pelvic is joining your legs. Then development of lumbar curvature. When you are saying cervical, then thoracic, then you have lumbar, right. There is an S-shaped when you're talking about your vertebral column, it is in an S shape. That curve here, there's a curve. That curve is because of the lumbar curve. That makes, okay, let's see in this diagram. Okay, it's not that visible. Here there was no curve. See the straight body, okay. लेकिन यहाँ curve शुरू हुआ. There is a curve. Your body is like this, okay. This is a shoulder, head. So this curve is important, lumbar curve. Then you have social and cultural development. हमको socialization करना आ गया. हम लोगों को अपने कल्चर्स को कैसे प्रिजर्व करना है, आगे अपने न्यू जनरेशन को कैसे सिखाना है. अलग अलग न्यू टूल्स दे स्टार्टेड मेकिंग, राइट. Now the very important part, this chart is going to score you so much marks. यहाँ कैसे questions आते हैं, let's see. You have to learn the order. ये already 10th में आप लोगों ने किया है. जो शुरुआत के apes थे उनको बोला गया था Dryopithecus. If I see this here, see. This first one is Dryopithecus, then second is Ramapithecus, then third is this is the most important one, third one Australopithecus. Australopithecus में क्या होता है, पेज 114 में आप देखो ज़रा. It's important because it is the connecting link between the ape and the man. So ये जो Australopithecus है इसने कनेक्ट किया है एप को और मैन को, right. So that's important for you to remember. Which specific generation was responsible in connecting ape and man? और दूसरा क्या नाम है, man with an ape's brain. So that is again Australopithecus, right. You'll remember that. Dryopithecus was like chimpanzee. They'll ask you question. Let's discuss some questions. Okay, जो common questions जो बोर्ड में आते हैं, ये लोग सीधा पूछेंगे कि कौन से जनरेशन का और कौन सा ह्यूमन एवोल्यूशन का जो फॉसिल था शिवालिक हिल्स में पाए गए थे. सो आंसर इज रामापिथेकस, राइट. देन उससे पहले जो पिछले साल का था, देयर वाज अ क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ मिला था इन्हें. सो for that you have to learn this in South Africa.
Ethiopia and Tanzania is also part of South Africa, so you remember South Africa. Then Dryopithecus का कहाँ मिला था? That was also in Africa only. Haritalingya, it's a place in Himachal Pradesh. So in India also it was found, and in Africa Lake Victoria में मिला था. Then one thing different you should remember, इनमें से कौन सा स्पीशीज टूल्स के स्टोन्स बनाते, स्टोन्स के टूल्स बनाते थे. ओके, दे यूज टू मेक डिफरेंट टूल्स जिससे कि वो काम करते थे. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से स्पीशीज, उनको हैंडी मैन भी बोलते थे, हैंडी मैन, होमो हैबिलिस. ओके, सो another question that generally comes is which particular category was called as ape man. One was man with ape's brain, right? ये ape man है, तो ये बेहतर है. ये कैसे बेहतर होते गए? सबसे लास्ट में होमो सेपियंस. ओके, एंड दिस ऑल्सो इज जनरली आस्क्ड. ये जो क्रेनियल कैपेसिटी है, शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्रेनियल कैपेसिटी 450 to 600 cc था, and then when it reached to the modern man, the capacity was 1450 cc. Okay, then there's one word which you should be knowing. Here there's a word, prognathus. Okay, prognathus is related with their face. जो उनका चेहरा है ना, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इनको फोरहेड नहीं है. ओके, आईब्रोज से डायरेक्ट हेड शुरू हो रहा है, और इनकी चिन नहीं है. मीन्स नीचे जो हमारे दांत के नीचे जो चिन होता है, अगर इफ़ आई एम ड्राइंग अ ह्यूमन फेस, दिस इज़ हाउ अ ह्यूमन फेस विल लुक, right? Lipstick लगाया. Okay, let's put lipstick. Then we have the eyebrows comes here, but this forehead is missing in them, and this chin is also missing. So that kind of face is called as prognathous face. Okay, देन हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट जो पाया गया था वो है नेदरतल में, अकॉर्डिंग टू दीज. देन केव आर्ट कौन से स्पीशीज़ में पाए गए थे? सो इट्स सिंपली होमो सेपियंस. केव्स के अंदर वो दे यूज टू ड्रॉ images, diagrams and all. हाँ, diagrams नहीं, I'm sorry. They used to do their own form of arts. They have never gone to an art school, no? लेकिन वो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह they used to draw what they were seeing in the surrounding. और एक बहुत important question कि कौन सी species अपने रिलेटिव्स को और अपने साथ के रहने वाले लोगों को बरी करते थे, मतलब वो ऐसे ही छोड़ते नहीं थे, एक अटैचमेंट था उनमें, राइट? एनिमल्स कैसे, दे आर नॉट दैट अटैच्ड, है अटैचमेंट, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट स्टिल दे नेवर यूज टू बरी देम. बट हियर इन द नीदरथल, इन दिस सेकेंड लास्ट वन, नीदरथल, here they used to hide and bury their dead. मतलब जो अपने साथ के friends हो, relative हो, they used to hide them by burying them after they leave, okay, the earth. So this is something very important because they were caring. They were caring because they don't want that after that the body should be harmed by any other animal, right? एंड फ्लिंट स्टोन, अगर आप पूछो, फ्लिंट का मतलब होता है रॉक, तो रॉक से उन्होंने टूल बनाया. और फायर कौन से स्पीशीज़, कौन से स्पेसिफिक कैटेगरी ने यूज़ किया, ये भी आ सकता है. होमो इरेक्टस, इरेक्ट हुए, दे वर इरेक्ट. एंड फॉर यू टू रिमेंबर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पूरे चार्ट में से.
अगर आप ध्यान से देखोगे सबका एक रिलेशन है. मैक्सिमम दे आर फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडिया. ओके, एक्सेप्ट फॉर द नीदरथल, इट इज़ फ्रॉम जर्मनी. एंड कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है. कनेक्टिंग लिंक. ओके, देन व्हाट, दिस इज़ अनदर पैरा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है. क्रेनियल कैपेसिटी में क्या स्पेसिफिक चेंज हुआ था? देयर वाज हाई फोरहेड. सो व्हाट इज़ द साइन ऑफ हाई फोरहेड? दे हैड फ्रंटल लोब. हम लोगों ने 11th में पढ़ा था स्केलेटल रीजन में फ्रंटल जो एरिया है वो अच्छी साइज़ का था. इट वाज वेल डेवलप्ड. फ्रंटल इज़ रिलेटेड विथ योर बिहेवियर. कैसे आप सोशलाइज करते हो, कैसे आप, जैसे आपको मालूम है ना कैसे टीचर के सामने आपको कैसे रहना है और मम्मी के सामने कैसे रहना है. तो बिहेवियरल चेंज तो सबका अलग अलग होता है ना. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ योर्स. ओके, सो द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस. देयर वाज इंक्रीज इन इंटेलिजेंस. ओके, तो इस वजह से अपनी बॉडी का मूवमेंट और ब्रेन का मूवमेंट दोनों को इफेक्टिवली बना सकते थे, बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते थे. अब फ्रीडम ऑफ फोर लिम्ब बहुत ज़रूरी पार्ट है जो कि उनको हेल्प करता था मूवमेंट के लिए. क्योंकि पहले कैसे चारों अपने लिम्स यूज़ करते थे. फोर, आगे के 2 हाथ और आगे पीछे के 2 पैर, चारों यूज़ करके दे यूज टू मूव, राइट. अब बिकॉज ऑफ freedom from the hands not being used for walking, now at least we can drive, right? So it was not possible. अगर पहले जैसे 4 पैर ही यूज़ होने थे तो we cannot do improvement in our lifestyle, right? We are better, we can do fine things. मोटर स्किल्स हमारे बेहतर हो गए. मोटर स्किल डजेंट मीन मोटर बाइक चलाना. इट इज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ हैंड इज़ कॉल्ड एज मोटर स्किल्स. अलग अलग काम करना, कैसे हम अपने हाथों से चीज़ें उठा सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ हैंड फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से. अगर आप अपने हाथ को देखोगे, अगर अपना थंब यूज़ नहीं करोगे, आप कैसे पकड़ोगे मोबाइल? सिर्फ 4 उंगलियों में, राइट. थंब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटिंग नहीं होगा नहीं तो, राइट. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल चेंजेस दैट हैज़ हैपेंड टू अ बिग एवोल्यूशन. सो मैन वॉज better, or we can say homo sapiens were considered to be the most evolved species. And how did we find, अगर ये क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कैसे पता चला कि इंसान, पहले वो इंसान नहीं था, पहले वो एप था. what is the cause of their evolutionary history? what has made us, or what has given us a proof कि evolutionary changes हुए हैं? So the answer to it is fossil that were found. Okay, you should remember fossils that were found in Lake Victoria, Shivalik Hills, Yutong in South Africa, then the gorge, Olduvai Gorge again in Africa. These are the places which has given us a proof that initially हम ऐसे नहीं थे जैसे अब दिखते हैं. So this chapter comes to an end because some topics have been reduced, which I have already told you. And make sure you do some of the questions from the back. इसमें से आप कर सकते हो चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो. हाँ इसके ऊपर का भी कर सकते हैं. Then see ये the question आया, what is isolation, different types of reproductive isolation. Then genetic variation का कारण isolation and all, right. Then name the ancestor of human which is described as man with ape's brain. So you can solve this, right. अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा. क्या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल, फॉसिल के आने से क्या फ़ायदा हुआ? वी हैव लर्नड द एवोल्यूशन. पहले कैसा स्ट्रक्चर था, अब कैसा स्ट्रक्चर है. स्केलेटल चेंजेस हमें सीखने को मिले. देन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन फ्रीक्वेंसी, राइट.
So you can write the answer to this question, gene frequency के बीच का factor. You can turn to page number 100. You find that answer. Gene frequency का variation. What are the reasons? Okay.